हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। इस सीरीज में आज हम लोग 2008 के जो पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का उसको देखेंगे। देखिए, आने वाले पेपर से पहले हमें पिछले साल पेपर कैसे आया था उन पेपर को अगर हम देख लें तो हमारी कई सारी दिक्कतें व तकलीफें वैसे ही आसान हो जाती हैं। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए। क्यूबा मिसाइल संकट डैश द्वारा क्यूबा में डैश को तैनात करने का कारण था। तो क्यूबा क्या है? क्यूबा एक अमेरिका के निकट द्वीपीय देश है, वेस्ट इंडीज का। यहाँ पर क्यूबा मिसाइल संकट में सोवियत संघ ने क्या करा था? सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में मिसाइल को तैनात करने का कारण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बट ये वाला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फिलहाल के लिए डिलीट है बच्चों, आपके इस साल के 2022 के पेपर के लिए। ठीक है, 2023 सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य किस अर्थतंत्र में समाहित हुआ? तो शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप, शॉक थेरेपी किसने अपनाया था? सोवियत खेमे ने। कि प्रत्येक राज्य ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपनाने का आधार बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, निम्नलिखित कथन शुद्ध करके दोबारा से लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है चीन, यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो देखिए, इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? चीन तो ठीक है, यूएसए भी ठीक है, रूस भी ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इसके जगह कौन आ जाएगा? फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब होता है बच्चों एनपीटी। परमाणविक आयुधों को समाप्त नहीं कर पाई और मतभेद के आधार पर किस प्रकार से आधारित थी? तो बच्चों, ये संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटॉमिक हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणविक शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्हें 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्री का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस परिभाषा के आधार पर केवल 5 ही देश, अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में रूस, देखिए सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन हो गया था? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में आणविक काल अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसीलिए परमाणु अप्रसार संधि परमाणु आयुधों को समाप्त नहीं कर पाई, बल्कि इस संधि से मतभेद और पैदा हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए। तो पर्यावरण से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक सुरक्षा कवच से अभिप्राय, सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भारत के विभाजन में किन 2 प्रांतों का भी बंटवारा किया गया था? तो भारत के विभाजन में बंगाल और पंजाब का भी विभाजन हुआ था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा, ये एक तरीके से डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। ये हमारा मैप जो नहीं है ना, ये डायग्राम है। इस मैप को ध्यान से देखिए, इस मैप के साथ एक ये चार्ट भी मिला हुआ है। ये चार्ट क्या है बच्चों? ये पहला आम चुनाव, ये दूसरा आम चुनाव, ये तीसरा आम चुनाव। पहले 3 आम चुनावों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दिए हुए नक्शे को देख करके पहचानिए एवं लिखिए कि पहले 3 आम चुनावों में लोकसभा में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। तो आपको पता है बच्चों, पहला आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, तीनों चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, नंबर 1 की कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथन को शुद्ध करके दोबारा से लिखिए। भारत में चिपको आंदोलन कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को सहारा देकर देने के लिए उभरा। तो भारत में चिपको आंदोलन जो था ना, चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा उभरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, 1989 से 2004 के बीच चुनावों तक लोकसभा के किस पार्टी के स्थान बढ़ते रहे। तो बच्चों 1989 से लेकर के 2004 तक ना लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्थान बढ़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीत युद्ध के युग में एक पूर्वी गठबंधन तथा 3 पश्चिमी गठबंधन के नाम लिखिए। तो पूर्वी गठबंधन कौन था बच्चों? पूर्वी गठबंधन था हमारा, पूर्वी गठबंधन में थे वारसा पैक्ट, जबकि पश्चिमी गठबंधन में नाटो, सीटो, सेंटो थे। ठीक है। पश्चिमी गठबंधन में नाटो, सीटो, सेंटो, और वहीं पूर्वी गठबंधन में कौन था? वारसा संधि। संधि कहो, पैक्ट कहो, सब पे बात एक है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, आसियान और FTA की फुल फॉर्म लिखिए। तो आसियान की फुल फॉर्म है बच्चों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और FTA की फुल फॉर्म है बच्चों फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रियाओं तथा पुनर्गठन को सुधारने के लिए किन्हीं 2 चिंताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब यूएनओ के अंदर जो काम करने का तरीका है उसको सुधारने के लिए 2 चिंताएं लिखनी है। तो पहली चिंता क्या है? सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सेकंड, सुरक्षा परिषद के फैसले पर पश्चिमी मूल्य और हितों की छाप नहीं होनी चाहिए, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो परंपरागत सुरक्षा के 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला, अवरोध की नीति, जिससे युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने का प्रयास होता है। सेकंड है बच्चों संतुलन, शक्ति का संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब होता है दुश्मन के पास जितनी पावर है उतनी ही पावर हमारे पास आ जाना। थर्ड है बच्चों आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत। फोर्थ है बच्चों गठबंधन बनाना। ठीक है। सैनिक गठबंधन जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, वैश्विक साझी संपदा किसे कहते हैं? किन्हीं 2 उदाहरणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो साझी संपदा क्या होती है? विश्व के कुछ ऐसे हिस्से, ऐसे क्षेत्र या ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार नहीं होता है। उनका प्रबंध सामूहिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसे ही विश्व की साझी संपदा कहा जाता है। वास्तव में विश्व की साझी संपदा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक संसाधनों के लाभ उठाने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। समुद्र का जल, बाहरी अंतरिक्ष, पृथ्वी का वायुमंडल, अटलांटिका पर किसी देश का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी को उसका प्रयोग करने का, उसका लाभ उठाने का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नीकरण की परिभाषा कीजिए। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का अर्थ होता है वैश्वीकरण का एक पहलू इसके सांस्कृतिक प्रभाव से भी जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता का उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कई ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है?
महात्मा गांधी ने 14 अगस्त 1947 को कहा, कल का दिन हमारे लिए खुशी मनाने के साथ साथ गमी मनाने का भी है। क्यों? तो देखिए 15 अगस्त 1947 का दिन खुशी मनाने का इसलिए क्योंकि भारत आजाद हो रहा है, अंग्रेज 200 सालों के बाद हमें छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन गमी मनाने का दिन इसलिए है क्योंकि भैया भारत का साथ ही साथ क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक कार्टून है। पहले कुछ इस तरह के कार्टून आते थे, बट आज के टाइम पे कार्टून काफी मॉडिफाई हो गए हैं। कार्टून में कुछ कहा गया है, यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है बच्चों। देखिए 1952 के गठबंधन सरकार के बारे में बता रहा है, ये कार्टून के संदर्भ में है। तो ये कार्टून उस समय को दर्शाता है जब कांग्रेस एक मंच, वैचारिक मंच, एक गठबंधन की तरह काम करते थे, जिसमें विभिन्न विभिन्न समूह, विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दल जुटे हुए थे। ठीक है, सेकंड क्या, पार्टी के अंदर गठबंधन का अर्थ होता है कि जब एक पार्टी के अंदर कई गुट एक साथ काम करे, जबकि पार्टियों के गठबंधन का अर्थ होता है पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या रहा है बच्चों, विदेश नीति के संबंधित किन्हीं दो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के हवाला कहा गया है। और इसके दो नीति निर्देशक सिद्धांत देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। सेकंड है बच्चों, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और संपन्नतापूर्ण संबंधों को बनाए रखना। गए बच्चों, संगठित लोगों के लिए एक दूसरे के व्यवहारों के अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं की प्राप्ति आदर को बढ़ाना। और गए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। अब इन चारों में से कोई से भी आप दो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, NFF का पूरा नाम लिखिए और मछुआरों के जीवन के लिए एक बड़ा संकट कैसे आ खड़ा हुआ। तो NFF का पूरा नाम होता है बच्चों नेशनल फिश वर्कर फोरम। ठीक है, सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आखेटक या मत्स्य आखेटक शिकार के लिए भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए वाटर ट्रोलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी, तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आगे संकट आ खड़ा हुआ। पूरे 70 और 80 के दशक में के दौरान मछुआरों के स्थानीय स्तर पर संगठन अपनी आजीविका के मामले पर राज्य सरकारों से लड़ते रहे। मत्स्य आखेटक राज्य सूची का विषय है, इसीलिए मछुआरे ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर लामबंद हुए। 1980 के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई, तो बाध्य होकर के मछुआरों ने स्थानीय संगठन बच्चों, जो स्थानीय संगठन थे, यहाँ पर क्या करा, 1980 के दशक में मछुआरों ने संगठित होकर के राष्ट्रीय स्तर का मंच बनाया, इसका नाम रखा नेशनल फिश वर्कर फोरम। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बच्चों, गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल अधिकांश देश अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देशों में शीत युद्ध के दौरान मैच मध्यस्थता कराने वाले देश नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को अल्प विकसित देश का भी दर्जा मिल गया था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौतियां आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उभारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आजाद नहीं रह सकता। उसकी धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वह उपनिवेश देश भी हो सकता है, जिससे राजनीतिक आजादी हासिल हो गई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सैनिक शक्ति के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को संक्षेप में लिखिए। देखो वर्चस्व का मतलब क्या होता है बच्चों, हेगेमनी। ठीक है,
ये यूनानी शब्द है। इससे किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। प्राचीन यूनान में इस शब्द का प्रयोग नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की शक्ति को इंगित करने के लिए किया जाता था। इस तरह हेगेमनी शब्द का अर्थ राज्यों के बीच सैनिक क्षमता की गठन और उसकी शक्ति से है। इसी अर्थ का प्रयोग वर्तमान समय में विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत बताने के लिए किया जाता है। आज अमेरिका की सैनिक शक्ति बाकी देशों की तुलना में अनूठी और बेजोड़ है। अनूठी इस अर्थ में है कि आज अमेरिका अपनी सैनिक क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूर पर सुरक्षित रख करके वह अपने दुश्मन और उसके घर में ही पंगु बना सकता है। ठीक है, आज कोई भी अमेरिकी सैनिक शक्ति की तुलना नहीं कर सकता। आज अमेरिकी प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे बढ़ गया है कि किसी देश के लिए उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, यूरोपीय संघ की कोई भी 4 विशेषताएं बतानी है। तो ये देखिए, सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, इस लंबे इतिहास रहा है आपसी सहयोग का। ठीक है, युद्धों से निपटने के लिए उन्होंने शांति सेना बनाई है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक विकल्प के रूप में देता है ये। यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक प्रभाव जबरदस्त है इसका। 2005 में इसकी जीडीपी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई थी। जीडीपी के मामले में 12,000 अरब डॉलर की इसकी जीडीपी है। अमेरिका से 3 गुना ज्यादा व्यापार है। देख लीजिएगा आप लोग इसको रोक करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 24, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए सुझाए गए किन्हीं 4 मापदंडों को उल्लेख कीजिए। तो देखिए बच्चों, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैनिक शक्ति होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान देना चाहिए था, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करे, यह देश ऐसा हो जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, रियो समिट का क्या परिणाम हुआ। तो रियो समिट के परिणाम स्वरूप रियो में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के लेकर के एक मीटिंग हुई थी, जिसके परिणाम को एजेंडा 21 का नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर, कठिनाई ज्यादा बढ़ती रही। ठीक है बच्चों, कई लोग रियो समिट में एजेंडा 21 का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के विभाजन की प्रक्रिया में किन्हीं 4 समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए, आप लोग इन चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, बट मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत में विभाजन की प्रक्रिया के किन्हीं 4 समस्याओं के बारे में बताना है। तो ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो। ठीक है, तो ऐसे में 2 इलाके को जहां पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में आता था तो दूसरा इलाका पूरब में। ऐसा कोई तरीका न था कि इन दोनों को जोड़ करके एक जगह पर कर दिया जाए। इसे देखते ही फैसला हुआ कि पाकिस्तान 2 इलाकों में शामिल होगा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दूसरी समस्या क्या थी बच्चों, दूसरी बात यह थी कि मुसलमान बहुल इलाका पाकिस्तान में भी जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हो गया। ठीक है, यहाँ के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध कर दिया। ठीक है, तीसरी समस्या थी ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान बहुल प्रांत जो पंजाब और बंगाल है, यहाँ पे इसे ना तो पूरी तरीके से भारत में शामिल किया जा सकता था, ना ही पाकिस्तान में। इसीलिए इसका क्या कर दिया गया बच्चों, विभाजन कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की समस्या सबसे अबूझ कठिन थी अल्पसंख्यकों की समस्या। देखिए, भारत के अंदर मुसलमान और पाकिस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक बन गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, निम्नलिखित किस संदर्भ में है। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में नारा दिया था, जो उनके समय 2 समस्या को दर्शाता है, एक खाद्यान्न और एक देश की सुरक्षा। गरीबी हटाओ का नारा जो था इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के चुनाव से पहले, जिसकी अच्छी खासी चुनावी फसल काटी थी इंदिरा गांधी ने। अगला है बच्चों गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा क्या है बच्चों, गरीबी हटाओ के नारे में
इंदिरा गांधी के खिलाफ जो विरोध विपक्षी दल थे, ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ इंदिरा हटाओ का, गरीबी हटाओ के नारे के विपक्ष में। गए बच्चों ग्रैंड अलायंस 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर के विपरीत जाने वाले जितनी भी पार्टियां थी सब एक साथ आ गई थी, जिसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी राष्ट्र की राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उसकी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करती है? भारत की विदेश नीति की कोई दो उदाहरण देकर के बताइए। तो देखिए, नेहरू जी के नेतृत्व में पहला तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले विदेश मंत्री 1940 से लेकर 64 तक पूरे की पूरी डिजाइन किसने करी थी? नेहरू जी ने। ठीक है। कठिन संघर्ष इनके मुख्य उद्देश्य था, बड़ी मेहनत से आजादी मिली, इसको बचा के रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को बना के रखना है, तेजी से आर्थिक विकास करना है। ठीक है। और आगे देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की से मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में सामान्य कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता के समीकरण नया रूप ले रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार हेनरी किसिंजर जो थे 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तानी चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति समझौता 20 वर्ष मित्रता संधि करी थी। ठीक है। तो इस तरीके से विदेश नीति प्रभावित होती रही। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, किन्हीं चार परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। पहला बच्चों, जनवरी 1974 जनवरी माह में गुजरात में छात्रों ने खाने पीने की चीजों को लेकर के आंदोलन छेड़ दिया, जो धीरे धीरे विरल रूप हो गया। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है। सेकंड है बच्चों, बिहार में 1974 में संसद मार्च निकाला गया, छात्र आंदोलन बिहार में शुरू हो गए, भ्रष्टाचार को प्रशासन के खिलाफ बिहार, ठीक है, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया इसमें, जिसे सच्चे लोकतंत्र कहा गया। रेलवे कर्मचारियों ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अपने वेतन तथा भत्ते के लिए अपनी मांग उठाई। ठीक है। अगला है बच्चों, अगला क्या कह रहा है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि भैया जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था वो क्या है, अलोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है। और फिर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है। ठीक है। तो यही सब कुछ कारण थे। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, दलित पैंथर्स कौन थे, उनका उद्देश्य क्या था? तो दलित पैंथर 60वें दशक के शुरुआत में 60वें दशक के शुरुआत में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अपने मंचों में अपने हक की आवाज उठाई। इसमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्ती में पल करके बड़े हुए दलित शामिल थे। दलित हितों की दावेदारी में इसी क्रम में महाराष्ट्र 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता, भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। वे इस बात को लेकर के सचेत थे कि संविधान जाति आधारित व्यक्ति भी तरह के भेदभाव विरुद्ध गारंटी दी गई। ठीक है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीति का कारगर क्रियान्वयन इसी प्रमुखता से मांग की गई। दलित पैंथर का बृहद विचारधारा एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना था। भूमिहीन किसानों, शहरी औद्योगिक मजदूरों, दलित सहित सारे वंचित वर्गों को संगठित करके एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का था। ठीक है। इस आंदोलन में पढ़े लिखे दलित युवा शामिल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, शीत युद्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? गुट निरपेक्ष ने किस प्रकार से भारत के हितों को साधने में मदद किया? तो बच्चों, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के रूप में शीत युद्ध के दौरान भारत ने दो स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर उसने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा। दूसरी ओर भारत में उपनिवेश के चंगुल से मुक्त होते हुए नव स्वतंत्र महाशक्तियों को अपने साथ पुरजोर जोड़ने की कोशिश करी। गुटनिरपेक्ष की नीति से कम दो तरह से भारत के प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किए गए।
पहले तो ये थी कि गुटनिरपेक्ष के कारण भारत एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सकता था जिससे उसका क्या हो सके, हित हो सके। दूसरा बच्चों, दूसरी, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा है कि महाशक्ति उसके खिलाफ तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। ठीक है बच्चों, कुछ ये पढ़ लीजिएगा आप। भारत की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में भारत के किस प्रकार से इसका बहुत ही फायदा उठाया, आर्थिक फायदा, राजनीतिक फायदा, सैनिक फायदा। ठीक है, अब देखिए भारत अमेरिकी का संबंध पढ़ लीजिएगा। शीत युद्ध के दौरान कैसे थे, पिछले 15 सालों में कैसे रहे, अच्छे हुए हैं पिछले 15 सालों में जब सबने नई आर्थिक नीति अपनाई है, कहाँ पे विरोध रहा है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट है बच्चों। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के मूल आधार क्या थे, इस कार्य की ऐतिहासिक भूमिका निभाई किसने। तो आपको ये तो पता है रजवाड़ों के विलय में सबसे अहम भूमिका जो थी ना, वो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और जो भी रजवाड़ा भारत में शामिल होता था वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता था। इसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर जैसे रियासतों को छोड़ करके सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आसानी से शामिल करा लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए अथवा में आया हुआ है। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के दो नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति दो शब्दों हरित प्लस क्रांति से बना हुआ है। इसमें कुछ सुधार किए गए, जैसे अच्छी क्वालिटी के बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक, दवाई, बेहतर सिंचाई साधनों का प्रयोग किया गया, जिससे फसलों के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। दो सकारात्मक परिणाम क्या हुए, पैदावार फसल की बढ़ी, हम आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, और दो नकारात्मक क्या हुआ, अमीर किसान अमीर होते चले गए, गरीब किसान गरीब होते चले गए, और फसलों का असमान वितरण। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या अभिप्राय, सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। तो सिंडिकेट क्या था बच्चों, कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नेताओं के ग्रुप को सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो कुछ धुरंधर नेता थे, जैसे निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, ठीक है, एन संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष जैसे बड़े बड़े नेता थे। इसका रोल क्या था, इंदिरा गांधी और नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने में इन्हीं की भूमिका रही थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये आपातकाल के दौरान कुछ बुरे प्रभाव थे, इसे आप देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में जन अथवा सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर रहा है। ठीक है, असम आंदोलन अगला क्वेश्चन है, आंसू से जुड़ा हुआ। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है बच्चों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 11th और 12th की अभी सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का अगर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए और हमारे वीडियो में कुछ कमी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।